नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पब्लिक मैरिटल ब्रेकडाउन का गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो नॉर्मल सेलिब्रिटी गॉसिप से कहीं ज्यादा गहरा है। सुनीता आहूजा और गोविंदा के बीच का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। जब भी कोई कई सालों पुरानी शादी पब्लिक मीडिया के सामने टूटती है तो इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक साइड उन्हें देखती है जो लगातार धोखे के शिकार होकर अपनी सच्चाई बोल रही है, दूसरी साइड उन्हें देखती है जो रिवेंज लेने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने पति का इज्जत और लेगेसी खराब कर रही है। लेकिन ऊपर ऊपर से फैसला सुनाना इस पूरे साइकोलॉजिकल माइंड गेम को समझने में फेल हो जाता है। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो अलग अलग साइकोलॉजिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज का एक डायरेक्ट कोलिशन है। ईगो प्रिजर्वेशन, ट्रॉमा बॉन्डिंग, स्पिरिचुअल बाईपासिंग और पैरासोशल रिटेलिएशन। उनके अपने शब्दों, इंटरव्यूज और बदलते बिहेवियर को एनालाइज करके हम एक ऐसे रिश्ते की साइकोलॉजिकल एनाटॉमी को समझ सकते हैं जो जवानी में बना, एक दूसरे पर डिपेंड होने पर टिका रहा और आखिरकार रियलिटी और डिनायल के टकराव से बिखर गया। सुनीता इस रिलेशनशिप में तब आई जब उनकी उम्र सिर्फ 15-16 साल थी और 18 की उम्र में उनकी शादी हो गई, जबकि गोविंदा अपने अर्ली 20s में थे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जवानी का ये फेज अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है। जब कोई यंग लड़की इस फेज में घर फैमिली के बड़े बर्डन तले एंटर करती है तो उनकी अपनी आइडेंटिटी बनने का प्रोसेस रुक जाता है, जिसे साइकोलॉजी में आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहते हैं। उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनने के बजाय सुनीता की आइडेंटिटी टीनेज में ही 3 रोल्स में सिमट कर रह गए। एक इमर्जिंग स्टार की समझदार और सपोर्टिव वाइफ, गोविंदा के पूरे परिवार की सरोगेट मदर यानी 20s की शुरुआत में ही भांजे भांजियों की देखभाल करना, घर की सबसे बड़ी संभालने वाली एंकर, जबकि गोविंदा अपने करियर में पूरी तरह डूबे हुए थे। सुनीता बताती है कि उन्होंने पूरा घर संभाला, शुरुआत में ही माँ बनने की ट्रेजेडी को झेला, यानी उनके दूसरे बच्चे की 3 महीने की उम्र में हुई ट्रैजिक डेथ, और अपने सारे सपने और ख्वाहिशों कुर्बान कर दी ताकि गोविंदा 1990s के सिनेमा के स्ट्रेस भरे माहौल को आसानी से संभाल सके। क्लिनिकल टर्म्स में इसे सिवियर पैरेंटिफिकेशन और मार्टिरडम कोपिंग कहते हैं। उन्होंने अपनी फ्रीडम और खुद की जरूरतों को घर में अपनी जगह और हक के बदले ट्रेड कर दिया, एक अनरिटन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए। मैं अपनी जवानी और सपना कुर्बान करती हूँ तुम्हारे एम्पायर बनाने के लिए, और बदले में तुम मुझे पूरी लॉयल्टी और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी दोगे। इंटरव्यूज में सुनीता साफ साफ बोलती है, बिकॉज ही इज माई चाइल्डहुड लव, तभी मैं चुपचाप बैठी हूँ, नहीं तो मैं कब का छोड़ देती। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को सामने लाता है, संक कॉस्ट फैलेसी कंबाइंड विद अ रिस्टोरेटिव नॉस्टैल्जिया नैरेटिव। जब कोई पर्सन 40 साल एक ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट करता है जो बार बार टूटता है, तो ये मान लेना कि ये रिश्ता ही गलत था दिमाग में एक बहुत बड़ा टेंशन पैदा करता है। अपने सेल्फ वर्थ को बचाने के लिए सुनीता अपने इस बर्दाश्त करने को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि एक गहरे बचपन के प्यार और टॉलरेंस का रूप देती है। चाइल्डहुड लव का ये लेबल एक इमोशनल वॉल्ट के तरह काम करता है जो सालों से दबाए हुए गुस्से और रिसेंटमेंट को जस्टिफाई करता है। गोविंदा का पूरा नैरेटिव उनकी लेट मदर के साथ उनके रिश्ते पर ही टिका हुआ है। वो अपनी हर सक्सेस का क्रेडिट अपने माँ की पूजा पाठ और दुआओं को देते हैं, उनकी बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और उनके जाने के बाद आए गहरे इमोशनल टेंशन का जिक्र करते हैं। साइकोलॉजिकली ये एक क्लासिक मदर बाउंड अटैचमेंट कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है। जब कोई पर्सन अपने पेरेंट को भगवान का दर्जा दे देते हैं तो वो अक्सर स्पिरिचुअल बाईपासिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और डेस्टिनी का सहारा लेकर अपनी खुद की मिस्टेक्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। देखिए गोविंदा कैसे अपने करियर के गलत डिसीजंस, मनी के मामलों में और रिश्तों के टेंशन को फ्रेम करते हैं। वो शायद ही कभी अपने खुद के डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसके बजाय वो डिवाइन टाइमिंग, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स या डेस्टिनी की मर्जी का नाम लेते हैं। ये शील्ड उनके ईगो को फेलियर एक्सेप्ट करने से बचाता है। 1990s में गोविंदा एक जबरदस्त कल्चरल फिनोमिनन थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, लाजवाब डांस और मैस अपील ने उन्हें बहुत बड़ा स्टेटस दिया। लेकिन जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री बदली, मल्टी स्टारर फिल्म्स, कॉर्पोरेट कल्चर और फिक्स्ड टाइम पर काम करने का दौर आया, गोविंदा का पुराना काम करने का तरीका आउटडेटेड हो गया। जब किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट पुराने जमाने की अपनी पूरी डोमिनेंस से जुड़ा होता है तो वो एनाक्रोनिस्टिक एंटाइटलमेंट का शिकार हो जाते हैं। बदलते टाइम के साथ खुद को अडेप्ट करने की बजाय
वो इस बदलाव को अपने खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी या बिट्रेयल समझने लगते हैं। उनका खुद फिल्म्स प्रोड्यूस करना जैसे रूपा या दुनियादारी, यंग लीड्स को कास्ट करना और सारे क्रिएटिव कंट्रोल अपने पास रखना एक साइकोलॉजिकल एफर्ट है उस पुराने एरा को वापस लाने की जहां उनका पूरा कंट्रोल था। अपने डायरेक्ट ऑडियो स्टेटमेंट में और इंटरव्यूज में जो उन्होंने सुनीता के पब्लिक कमेंट्स के बाद दिए, गोविंदा ने चीटिंग या मनी के रॉन्ग यूज के मेन एलिगेशंस पर कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। इसके बजाय वो एक मॉरलाइजिंग स्टैंड ले लेते हैं। वो उनकी भाषा और गालियों की क्रिटिसिज्म करते हैं, खुद को विक्टिम बनाकर प्रेजेंट करते हैं, पुरानी इज्जत और ट्रेडिशनल अथॉरिटी के सहारे लेते हैं, यानी तुम मेरा बिजनेस और लेगेसी खराब कर रही हो। बिहेवियरल साइकोलॉजी में स्ट्रेटजी को डार्वो कहते हैं, यानी डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। उनके बात करने के तरीका पर फोकस करके वो पब्लिक का ध्यान अपने ऊपर लगे मेन एलिगेशन से भटका देते हैं। सुनीता ने लाइफ के इस फेज में पॉडकास्ट, रियलिटी शोज और इंटरव्यूज में जाकर खुलकर बातें करने का चॉइस क्यों बनाया? सालों तक सुनीता ने फैमिली ब्रांड को बचाने के लिए साइलेंटली सब बर्दाश्त किए, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए और गोविंदा का स्टारडम कम हुआ तो उनके चुप रहने की मेन रीजन ही खत्म हो गई। जब उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड वही पुराने पैटर्न रिपीट कर रहे हैं और यंगर कोस्टार्स के साथ मिल रहे हैं, तो उनका अंदर का कॉम्प्रोमाइज पूरी तरह टूट गया। हाई कॉन्फ्लिक्ट डिवोर्सेस में जब एक पर्सन को लगता है कि वो प्राइवेट स्पेस में अपने पार्टनर का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, तो वो इस फाइट को पब्लिक डोमेन में लाते हैं। इसे रिएक्टिव पब्लिसिटी कहते हैं। इस प्राइवेट डायनेमिक को एक्सपोज करके सुनीता उस इमेज को ब्रेक कर रही है जो गोविंदा ने सालों से बनाई थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म अब उनका कोर्ट बन जाता है, जहां वो वैलिडेशन और सही होने का टैग चाहती है जो उन्हें घर पर नहीं मिला। जब सुनीता पॉडकास्ट पर बोलती है तो उनका टोन एकदम खुला, एग्रेसिव और अनअपोलोजेटिक होता है। वो इंडस्ट्री नॉर्म्स और सबमिसिव वाइफ की ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह रिजेक्ट कर देती है। साइकोलॉजिकली ये बिहेवियर एक डिलेड रिक्लेमेशन ऑफ ऑटोनॉमी को दिखाता है, यानी अपनी फ्रीडम को वापस पाना। 16 साल की उम्र से लेकर 50 की उम्र तक अपनी आवाज को दबाने के बाद उनका ये रूप बिना किसी फिल्टर के ऑनेस्टी के रूप में बाहर आ रहा है। वो अब उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है जो उनके अपने पर्सनल सैक्रिफाइसेस पर बनी थी। इंटरव्यूज और पब्लिक ऑब्जर्वेशन से साफ दिखता है कि उनके एडल्ट किड्स टीना और यशवर्धन अपनी मदर के साथ स्टैंड करते हैं। जब किसी घर में सालों तक अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो बच्चे अक्सर मदर के सप्रेस्ड डिस्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे क्रॉस जनरेशनल कोअलिशन कहते हैं। पिता के लिए सरफेस लेवल पर रिस्पेक्ट रखते हुए भी उनका इमोशनल एलिजेंस नेचुरली उस पेरेंट के साथ होता है जिसने घर के सेंटर को संभाला और स्टारडम के प्राइवेट फॉलआउट को झेला। जब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो किसी एक को ब्लेम करना आसान लगता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी और बिहेवियरल एनालिसिस हमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में डीपली इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है। ये केस स्टडी है इस बात की कि क्या होता है जब दो लोग एक अनइक्वल फाउंडेशन पर अपनी लाइफ बिल्ड करते हैं। नंबर 1, द डेंजर ऑफ आइडेंटिटी फ्यूजन, यानी किसी दूसरे पर्सन के टैलेंट या करियर के गिर्द अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। जब वो पेडेस्टल गिरता है तो सालों से दबा हुआ गुस्सा एक साथ एक्सप्लोसिव रेज बनकर बाहर आता है। नंबर 2, द पिटफॉल ऑफ अवॉइडेंट कम्युनिकेशन। फैमिली बचाने के नाम पर बार बार बाउंड्री ब्रीच को टॉलरेट करना कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं करता, ये बस उसे डिले करता है, जिससे आगे चलकर और बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। नंबर 3, द ट्रैप ऑफ अनप्रोसेस्ड नॉस्टैल्जिया। पास्ट में जीना, चाहे पुराने स्टारडम से चिपके रहना या टीनेज रोमांस की मेमोरी को पकड़े रखना, आज की रियलिटी को एक्सेप्ट करने और रिलेशनशिप को सही तरीके से रिसॉल्व करने से रोकता है। इस रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करने के लिए पब्लिक चार्म या ड्रामेटिक एसिटेशन से आगे देखना पड़ेगा। रियल स्टेबिलिटी के लिए म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, क्लियर पर्सनल बाउंड्रीज और डिफिकल्ट ट्रूथ को प्राइवेट में फेस करने की करेज चाहिए होती है। आज हमारे साथ इस डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद। पब्लिक लाइफ को देखते वक्त साइड्स लेना, क्विक जजमेंट देना या दूसरों के पर्सनल स्ट्रगल को एंटरटेनमेंट समझना आसान होता है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स एक मिरर की तरह है जो हमारे अपने हिडन पैटर्न्स, अनस्पोकन कॉम्प्रोमाइजेस और इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स को दिखाते हैं। ट्रू इमोशनल मैच्योरिटी के लिए हमें अपने एक्शंस को रियलिटी के साथ अलाइन करना होगा। बिटरनेस आने से पहले अपने इंटरनल बाउंड्रीज को ऑनर करना होगा और डिफिकल्ट ट्रूथ को टाइम रहते फेस करना होगा।
मैं आज आपको ह्यूमन डायनामिक्स और आइडेंटिटी पर एक थॉट के साथ एंड करती हूँ। दबाए हुए सच पर टिका रिश्ता वक्त के साथ शांति में तब्दील नहीं होता, वो बस उस वक्त का इंतजार करता है जब सारे वहम टूट जाएं और सिर्फ वो कड़वा सच बचे जो बर्दाश्त किए गए थे। A relationship built on suppressed truth does not age into peace. It merely waits for time to strip away the illusion, leaving only the unvarnished reality of what was tolerated. तो तब तक के लिए डीपली रिफ्लेक्ट करें, ध्यान से ऑब्जर्व करें और सरफेस इंप्रेशन से आगे बढ़कर क्लैरिटी ढूंढें। अगर आपको ये डीप डाइव और साइकोलॉजिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन डेप्थ केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।